अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आज की इस नशस्त में आप लोगों को खुशमदीद कहते हैं। आज की नशस्त हम एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करेंगे जो कि बलूचिस्तान के वसाइल पर है। तो सामीन आज की हमारी नशस्त का मौदू है बलूचिस्तान का तजाद, वसाइल से भरपूर जमीन में मुनज़्ज़म पसमानदगी। फर्ज करें कि किसी शख्स को अपने ही घर के आंगन में एक बहुत बड़ा खजाना मिल जाए। अच्छा। जी हाँ, मतलब ये जवाहरात, सोना सब कुछ वहां मौजूद हो, लेकिन मसला ये हो कि उस खजाने की चाबी किसी और के पास चली जाए। हो, ये तो बड़ी अजीब सूरत हाल हो जाएगी। बिल्कुल, और वो तीसरा शख्स जो उस खजाने पर काबिज हो चुका है, वो असल मालिक को उसके अपने ही खजाने में से सिर्फ चल सके निकाल कर दे दे। और कहे कि बस इसी पर गुजारा करना पड़ेगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आज की इस गहरी गुफ्तगू में हम एक ऐसी ही कहानी की तह खोलने जा रहे हैं। बहुत दिलचस्प मौदू है। आज हमारा मौदू बलूचिस्तान पैराडॉक्स है। ये एक ऐसी पेचीदा गथी है जिसे समझना बहुत जरूरी है। सही है। और बुनियादी सवाल यह है कि आखिर रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा और वसाइल से माला माल खत्ता इंसानी तरक्की के इशारों में सबसे पीछे क्यों है? बिल्कुल, और असी सवाल का जवाब तलाश करने के लिए हमने सेनेटर सना बलूच के मुख्तलिफ तहकीकी मकालों, उनकी प्रेजेंटेशंस और उनके जो इन डेप्थ इंटरव्यूज हैं उनका तफसीली जायजा ली। और यहाँ आगे बढ़ने से पहले ये वाजे करना बहुत ज़रूरी है कि इस गुफ्तगू में हम जिन हकाइक का जायजा ले रहे हैं वो तमाम तर इन्हीं ज़राए पर मबनी है। जी, और हम किसी मखसूस सियासी नजरिए की तरफदारी बिल्कुल नहीं कर रहे। बिल्कुल, हमारा मकसद सिर्फ उन तहकीकात में छुपी मालूमात को गैर जानबदारी से सामने लाना है ताकि सुनने वाले इस पेचीदा मसले को खुद समझ सकें। सही, तो आइए इस मसले की जड़ों में चलते हैं। तो मौजूदा माशी सूरत-ए-हाल को समझने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना होगा। बात है 1952-53 की, जब बलूचिस्तान के इलाके सोई में पहली बार कुदरती गैस दरियाफ्त हुई। जी, सोई गैस। बिल्कुल। इस वक्त को अगर हम तसव्वुर में लाएं तो पूरी दुनिया में सिर्फ 4-5 ममालिक ही ऐसे थे जहां इतनी बड़ी मिकदार में गैस मौजूद थी, जैसे अमेरिका, कनाडा और सोवियत यूनियन वगैरह। बिल्कुल ये कोई आम दरियाफ्त नहीं था। अब बिल्कुल इस इंडस्ट्रियल हब में बलूचिस्तान के दीगर कुदरती वसाइल को भी प्रासंग के लिए ले आया जा सकता था, मगर बलूचिस्तान को एक कॉलोनी ट्रेड किया गया जिसकी वजह से ये सूबा पुसमानदा रहा। हाँ, लेकिन तारीख बताती है कि हुआ उसके बिल्कुल उलट। यही वो पहला मकाम है जहाँ से इस पसमानदगी की बाकायदा बुनियाद रखेगी। जब गैस जैसी चीज दरियाफ्त होती है तो वो सिर्फ चूल्हा जलाने के काम नहीं होती। सही, गैस असल में सनतकारी के लिए एक बहुत अहम तवानाई का जरिया होती है। किसी भी मिल्क की मईशत को आगे ले जाने के लिए ऐसी सस्ती तवानाई एक कैटलिस्ट का काम करती है। बिल्कुल एक बूस्ट देती है मईशत को। जी, लेकिन यहाँ जो सबसे हैरानकुन बात तहकीक में सामने आई वो ये है कि उस गैस को इंडस्ट्रीज लगाने के बजाय पाइपलाइनों के जरिए बाकी मुल्क में भेज दिया गया। यानी पंजाब और दीगर गंजान आबादी वाले इलाकों में। बिल्कुल, और वो भी किस लिए? सिर्फ घरेलू इस्तेमाल के लिए, मतलब खाना पकाने और गीजर वगैरह के लिए। इस सस्ती तवानाई को मुल्क की आबादी को फौरी तौर पर फायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया गया, जबकि जिस इलाके से ये निकल रही थी वहां का मुआशी पहिए घूमने के बजाय वहीं जाम हो गया। और इसका जो माली नुकसान डेटा में बताया गया है वो तो किसी भी इकोनॉमिस्ट के होश उड़ाने के लिए काफी अदाद व शुमार था। वो इदाद व शुमार वाकई हैरान कुन है। अगर हम सिर्फ कीमतों का मुआवजा करें ना, तो इस वक्त गीस की जो आलमी मार्केट के हिसाब से असल कीमत बनती है वो लगभग 280 रुपए की MMBTU थी, लेकिन विफाक ने जबरदस्ती इसे 90 रुपए मुकर्रर कर दिया। और फिर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, इससे भी आगे गई बात। जी, फर्टिलाइजर्स बनाने वाली कंपनियों को यही गैस सब्सिडी के नाम पर सिर्फ 23 रुपए में दे दी गई। क्या बात कर रहे हैं? 23 रुपए? जी हाँ, 23 रुपए। इन सस्ते नरखों की वजह से अगर पिछली दहाइयों का हिसाब लगाया जाए तो बलूचिस्तान को मजमूई तौर पर तकरीबन 30 ट्रिलियन रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। यानी 30,000 अरब रुपए का नुकसान। ये तो बिल्कुल वही मिसाल हुई कि आपके मोहल्ले का कोई ताकतवर शख्स आपकी भैंस का दूध 180 रुपए के बजाय जबरदस्ती 60 रुपए में खरीद ले और कहे कि ये कानून है। हाँ, और ये कह कि ये सबके वसीतर मफाद में है। जी बिल्कुल। तो मेरे जहन में ये सवाल पैदा होता है कि क्या इस वक्त के माशी माहिरीन इस नुकसान को नहीं देख रहे थे? आखिर इतना बड़ा माशी नुकसान क्यों बर्दाश्त किया गया? अच्छा, देखें, इस सवाल का जवाब सियासी और आबादियाती ढांचे में छुपा है। अगर वासीतर तनाजर में देखा जाए तो ये फैसले महज किसी माशी नासमझी का नतीजा नहीं थे। अच्छा, तो फिर क्या वजह थी? ये बहुत सोची समझे फैसले थे जो कलील मुद्दत की माशी फवायद और आबादियाती वोट बैंक को खुश करने के लिए किए गए। तो यानी सारा खेल वोटों का था। बिल्कुल, जब फैसला साजी का मरकज वहां हो जहां आबादी का दबाव ज्यादा हो तो पॉलिसी साज अक्सर लंबी मुद्दत की तरीकी के बजाय इन इकदामात को तरजीह देते हैं जो फौरी तौर पर अक्सरियत की जिंदगी आसान कर सकें। सस्ती गाज देकर लाखों घरों के चौले जलाना एक फौरी सियासी कामयाबी थी। जी, उस पॉलिसी ने सस्ती तवानाई के जरिए बाकी मुल्क में तरक्की की बुनियाद तो रख दी, लेकिन बलूचिस्तान की अपनी माइशत बिल्कुल खोखली रह गई। ना वहां कोई बड़ा डैम बना, ना ही इंडस्ट्रीज लगी। और ना ही वहां के मकामी लोगों को मैआशी तरक्की का कोई ठोस रोजगार मिल सका। ये तो बहुत अजीब मंतिक है, लेकिन वो सोच जिसमें किसी सूबे को सिर्फ एक रिसोर्स बैंक समझा जाए वो सिर्फ गैस तक महदूद नहीं रही। बिल्कुल नहीं, गैस तो खत्म होने के करीब है, लेकिन वो जहनियत अज भी मौजूद है।
यही वजह है कि हम देखते हैं कि वसाइल की तकसीम का मौजूदा फार्मूला जो है जिसे एनएफसी अवार्ड कहा जाता है, इसमें भी यही सोच झलकती है। मतलब ततर के आइन के तहत उन वसाइल की तकसीम में बराबरी की बात की गई। लेकिन हकीकत ये है कि मौजूदा एनएफसी अवार्ड में 82% हिस्सा सिर्फ आबादी की बुनियाद पर तकसीम होता है और इस 82% आबादी के पैमाने का असर बहुत गहरा पड़ता है। वो कैसे? इस बुनियाद पर नतीजा ये निकलता है कि पंजाब को तकरीबन 52% हिस्सा मिलता है, जबकि मिल का सबसे बड़ा रकबा 43% रखने वाला सूबा बलूचिस्तान को सिर्फ 9%। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। जी। और यहाँ इदाद व शुमार के इस फर्क को रकबे के हिसाब से समझना बहुत जरूरी है। बलूचिस्तान का रकबा वसी है, आबादी फैली हुई है। अगर हम पंजाब को फी मुरबा किलोमीटर 2 करोड़ रुपए मिलते हैं 2 करोड़ रुपए, वाह। और बलूचिस्तान को उसके मुकाबले में बलूचिस्तान को सिर्फ 20 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये इतना बड़ा फर्क है जो वहां जमीनी तरक्की को नामुमकिन बना देता है। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इख्तिलाफ करना चाहूँगा या कम से कम एक आम दलील सामने रखना चाहूँगा। जी बताएं। अक्सर यही कहा जाता है कि अगर हम वसी तनाज़ुर में देखें तो वसाइल वहाँ ज़्यादा खर्च होना चाहिए ना, जहाँ इंसान ज़्यादा बसते हैं। मेरा मतलब ज़्यादा आबादी का मतलब ज़्यादा ज़रूरियात नहीं है। क्या ये दलील वजन नहीं रखती? जी बताएं। देखें, ये दलील सतही तौर पर बहुत मंतिकी लगती है, लेकिन जब हम मईशत की गहराई में देखते हैं तो वो एक अहम सवाल खड़ा करती है कि तरक्की का असल मुयार है क्या। सही। जी बताएं, जब आबादी ही वाहिद मुयार बन जाए और आप बाकी वामिल जैसे गुर्बत, रकवा और डेवलपमेंट डेफिसिट यानी तरक्याती खसारे को नजरअंदाज कर दें तो पसमानदगी एक मुनज़्ज़म शक्ल इख्तियार कर लेती है। ये तरक्याती खसारे से आपकी क्या मुराद है? तरक्याती खसारे का मतलब ये है कि एक इलाके में सदियों से बुनियादी ढांचा ही नहीं बना हो, जहां सड़कें नहीं हो, बिजली नहीं है, वहां का सूबा खुद अपना रेवेन्यू कैसे पैदा कर सकता है। ये बात तो है, 1 किलोमीटर सड़क बनाने का खर्चा चाहे वो गंजान आबादी वाले शहर में हो या पहाड़ी इलाके में तकरीबन बराबर ही होता है, बल्कि पहाड़ों में खर्चा ज्यादा होता है। तो अगर आप रकबे को नजरअंदाज कर देंगे बिल्कुल दुरुस्त कह रही हो। तो वो पहली हुई आबादी हमेशा बुनियादी सहूलतों से महरूम और पसमानदा रहेगी। वाकई, और इसकी एक ऐसी मिसाल तहकीक में सामने आई है जो किसी को भी सोचने पे मजबूर कर दे। आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, BASP ये प्रोग्राम तो बना ही गरीबों के लिए गया था। उसका तो आबादी के बजाय सीधा सीधा गुर्बत से ताल्लुक होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो गुर्बत मुटाने का फंड है। लेकिन डेटा बताता है कि बलूचिस्तान जहां गुर्बत की शरह 70% तक पहुंच चुकी है, उस प्रोग्राम का सिर्फ 9% फंड्स दिया गया है। और पंजाब को कितना मिला? दूसरी तरफ पंजाब को 48% फंड दे दिया गया, मतलब गुर्बत मुटाने का फंड भी गुर्बत के बजाय आबादी पर बांट दिया गया। ये तो बड़ा अफसोसनाक है। नतीजा क्या निकला? सेंटर साना बलौच की रिसर्च वाजे करती है कि बलूचिस्तान का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI वो गिरकर 0.3 पर आ गया है। 3 ये तो बहुत ही कम है। और दुनिया में 0.3 HDI सिर्फ एक अफ्रीकी मुल्क है। और वो है साउथ सूडान। ये तो बहुत ही संगीन अलामत है। यही वजह है कि माहिरीन उसे सिर्फ बदकिस्मती नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म सिस्टम की खराबी करार देते हैं। बिल्कुल, BISP की ये मिसाल साबित करती है कि जब पॉलिसियां जमीनी हकायक को नजरअंदाज करके सिर्फ मरकजियत पर मबनी होती हैं तो इंसानी तरक्की दुनिया के पसमानदा तरीन खत्तों से जा मिलती है। और ये सूरत हाल इस वक्त और भी संगीन मालूम होती है जब हम मुस्तकबिल की तरफ देखें। क्योंकि सुई गैस तो अब खत्म होने वाली है। बिल्कुल, गैस तो खत्म हो रही है, लेकिन अब नजरें किस पर हैं? अब सारी नजरें बलूचिस्तान की मादनियात पर है। जी, खास तौर पर रिकॉर्डक और रेयर अर्थ मिनरल्स पर। बिल्कुल, और इस नए खजाने को एक नया एल डोराडो कहा जा रहा है। उन मादनियात की अहमियत इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये आजकल की जदीद टेक्नोलॉजी जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस्तेमाल की जाती है, और उनके बगैर तो मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी का तस्वर भी नामुमकिन है। इदाद व शुमार के मुताबिक वहां 82 मुख्तलिफ किस्म की मादनियात दरियाफ्त हो चुकी हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक ये $1 ट्रिलियन से ज्यादा की मालियत की ज़खायर। $1 ट्रिलियन, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन मसला वसाइल का नहीं, उनके इंतजाम का है। यहाँ पुरानी तारीख खुद को दोहरा रही है। वो कैसे? हाल ही में एक नया माइंस एंड मिनरल्स एक्ट सामने लाया गया है, और आपको मालूम है ये किसने ड्राफ्ट किया है? किसने? एक गैर मुल्की फर्म मैकेजी में। और इस ड्राफ्ट में सबसे तशवीशनाक बात यह है कि तमाम इख्तियार विफाक की तरफ चले गए। इसे ओवर सेंट्रलाइजेशन कहा जा रहा है। यानी फैसले वही होंगे जहां आबादी का दबाव है। बिल्कुल, इस एक्ट में तमाम फैसले और इख्तियारात ब्यूरोक्रेसी के पास मरकूज कर दिए गए, मुकामी कम्युनिटी से जिनकी वो जमीन रजामंदी लेने का कोई तस्वर ही नहीं है। ये आइन के आर्टिकल की खिलाफ वर्जी है और उससे सूबाई खुद मुख्तारी को बहुत नुकसान होगा। उसके नतीजे में सूबे के अवाम मजीद मरकज से मुतनफर होंगे और फासला बढ़ जाएगा। कि गैर मिल्की कंपनी एंटोफागास्ता ने वहां कोई बड़ा काम किए बगैर सिर्फ कानूनी दाव पेच के जरिए $900 मिलियन में अपना हिस्सा बीचकर चला गया। और हैरत की बात यह है कि ये $900 मिलियन की रकम पाकिस्तान की अपनी सरकारी कंपनियों ने अदा की। ये पूरी सूरत हाल को अगर हम देखें तो जराए उसे 16वीं सदी के हस्पानवी एल डोराडो की तलाश से तशबीह देते हैं। या फिर जदीद अफ्रीका जैसे कॉन्गो और सूडान की मिसाल ले लें। मुकामी लोगों को स्वाय तनाजात और खूनरीजी के कुछ नहीं दिया गया। यही वो नुक्ता है जहां इस मॉडल की नाकामी वाज़ेह होती है। जब आप मुकामी लोगों को तरक्की में हिस्सेदार नहीं बनाते तो वो वसाइल जहमत बन जाते हैं। अगर मुकामी आबादी खुद को बेगाना महसूस करे तो फिर वहां तनाजात पैदा होते हैं और सिक्योरिटी के मसाइल पूरी मईशत को तबाह कर देते हैं। तो यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है जो बहुत ही चौंकता हुआ सवाल जी, अगर हम बिलियंस ऑफ डॉलर के जखायर पर बैठे हैं और फिर भी वहां के 23 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, 70% लोग कच्चे घरों में रह रहे हैं, तो ये तरक्की का मॉडल किसके लिए काम कर रहा है?
ये पैसा जा कहाँ रहा है? देखें, इसी सवाल का जवाब इन तजवीज़ों में मौजूद है जो ज़राए में पेश की गई हैं, क्योंकि सिर्फ मसाइल का रोना रोना काफ़ी नहीं है, आगे का रास्ता भी बताया गया है। जिसे वे फॉरवर्ड कहते हैं। तो क्या तजवीज़ दी गई? इस्तेसाली मॉडल को बदलने की सबसे पहली तजवीज़ ये है कि इस नए एक्ट को मनसूख करके एक मुकामी जामे और शफाफ रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाए। ताकि फैसले वहां हो जहां वसाइल है। बिल्कुल। इसके अलावा एक बलूचिस्तान मिनरल बैंक के क़याम की बात की गई है, जहां तमाम मुआदनियात का मुकम्मल डेटा मौजूद है। और नीलामी का क्या तरीका है? नीलाम आलमी सतह पर और बिल्कुल शफाफ हो। और जिसके साथ ही एक मिनरल एंडोमेंट फंड बनाने की भी जोरदार सिफारिश की गई है। ये फंड किस तरह काम करेगा? फंड की बुनियादी शर्त ये होगी कि मादनियात की तमाम इनकम सिर्फ 3 सेक्टर्स पर खर्च होगी, वो है सेहत, तालीम और हनर की तरक्की यानी स्किल डेवलपमेंट। ओ, तो सड़कों और पुलों के बजाय सीधा इंसानी तरक्की और सरमायाकारी होगी। बिल्कुल। और इसके अलावा एक और अहम आलमी कानून नाफिज करने की तजवीज़ की है, जिसे FPC कहते हैं। FPC इसका क्या मतलब इसका मतलब है फ्री प्रायर एंड इन्फॉर्म कंसेंट, यानी मुकामी लोगों से उनकी जमीन पर काम शुरू करने से पहले लाजमी रजामंदी ले जाए। क्या दुनिया में ये मॉडल कामयाबी से चल भी रहा है? जी बिल्कुल चली। ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीकी मिल्क बोत्सवाना की तर्ज पर, जहां मुकामी लोगों को बाकायदा शामिल किया गया है। मेरी एक इल्जन है यहाँ पर कि हम वाकई इतने पेचीदा मसाइल को कागज पर बनी इन तजवीज़ों से हल कर सकते हैं। मतलब मेरा मतलब है कि अगर सिस्टम में तब्दीली की ख्वाहिशें मौजूद ना हो या नीति ना हो, तो एक नया फंड या नया बैंक हालात कैसे बदलेगा? इस पॉइंट पर आपने बिल्कुल ठीक बात की है। दुनिया का बेहतरीन कानून भी इस वक्त तक बेकार है जब तक उसके पीछे पॉलिटिकल वेल ना हो। बिल्कुल। जब तक सियासी नीति और इदारा जाती शफाफियत नहीं होगी, ये वसाइल सिर्फ तनाजात को ही जन्म देंगे, जैसा कि हमने अफ्रीका में देखा। लेकिन दूसरी तरफ बोत्सवाना का मॉडल इस बात का सबूत है कि दुरुस्त पॉलिसियां और सियासी अज़्म मादनियात की लानत की बजाय रहमत बना सकती है। तो इस गहरे तजिए के इख्तिताम पर अगर हम बात को समझें तो हमने देखा कि बलूचिस्तान का मसला सिर्फ एक सूबे का मसला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये पूरे विफाक का मसला है। ये इस बात की निशानदी करता है कि जब रियासती पॉलिसियां अकायद मुसावात और मकामी लोगों की शमूलियत के बजाय सिर्फ मरकजियत पर मबनी होती हैं, तो कितने गहरे समाजी और मैाशी खला पैदा होते हैं। और नाजरीन के लिए उसका समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी भी विफाक की मजबूती उसकी तमाम अकाइयों की मुतवाज़न तरक्की में पोशीदा होती है। और माशरे के पाकिस्तान की तारीख भी हमें यही सबक देती है कि जब मकामी लोगों को उनके हुकूक से महरूम किया जाए तो पूरी रियासत को नुकसान होता है। बिल्कुल, हमें तारीख से सीखना चाहिए। तो जाते जाते एक बात को जरूर गौर करें। जी। अगर अगली पूरी सदी टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक बैटरीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है और इन सब का दारोमदार इन रेयर अर्थ मिनरल्स पर है जो बलूचिस्तान में है, तो क्या हम एक ऐसा मुस्तकबिल बनाने जा रहे हैं जहां हमारी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की बुनियाद उसी 16वीं सदी के इस्तेसाली कॉलोनियल मॉडल पर खड़ी होगी? ये एक बहुत गहरा सवाल है। ये बहुत गहरा सवाल है। टेक्नोलॉजी की इस चमक दमक के पीछे छुपे हुए अंधेरों को कभी दूर कर पाएंगे? वाकई ये सोचने की बात है। तो नाज़रीन, उसके साथ ही हम आज के इस नशस्त के इख्तिताम का ऐलान करते हैं। अगली दफ़ा एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे।